तो स्टूडेंट्स, देखिए हमारा जो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर वो लमसम कंप्लीट हो गया है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई थी वो हमने लास्ट के लिए पेंडिंग छोड़ा था। तो हम उसी को कंप्लीट करते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। ठीक है, तो खोज करने से पहले किस तरह से प्रयोग किए थे, कौन कौन से वैज्ञानिक आए थे, पहले मैं उनके बारे में बता देता हूँ आपको। इलेक्ट्रॉन जो नाम दिया था बेटा, ये नाम दिया था स्टोनी ने। इलेक्ट्रॉन नाम दिया था स्टोनी ने। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का जो खोज करने का श्रेय जाता है बेटा, वो जाता है जे थॉमसन। जे थॉमसन, ठीक है। और जे थॉमसन से पहले जो कैथोड किरणें जिनके माध्यम से इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है, तो जो प्रारंभिक योगदान है इसमें, तो प्रारंभिक योगदान जो जाता है वो जाता है ग्लेसर और सर विलियम्स क्रूक को। सर विलियम क्रूक को ये योगदान देता है। ये तीन वैज्ञानिक आते हैं। अब देखो, जैसे ये किस तरह से खोज हुई थी मैं उसको समझा देता हूं आपको। यहां पे हमने एक ट्यूब ली, निर्वात नलिका, जिसका दाब बहुत ही कम था, न्यून दाब। अब वो न्यून दाब कितना था वो देखिए, 0.08 से 0.001 एटीएम वायुमंडलीय दाब। और इसमें निर्वात उत्पन्न करने के लिए वैक्यूम पंप लगा दिया। ये हम इसको पंप नाम देते हैं, इसको हम बोल सकते हैं निर्वात पंप। ठीक है, और इसमें दो प्लेटें लगा दी, एक प्लेट कैथोड और एक थी एनोड। ठीक है, और इसको उच्च वोल्टता से जोड़ दिया साहब, उच्च वोल्टता से जोड़ा। और जोड़ने पर क्या क्या देखा, यही सारे के सारे प्रयोग हमारी इस लिस्ट में शामिल होंगे, जिसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये निर्वात पंप और इसके अंदर एक अक्रिय गैस भर दी गई। तो कुछ समय पश्चात क्या देखा गया कि कुछ कण इस कैथोड से निकलकर एनोड की ओर गए, कैथोड से निकलकर एनोड की ओर गए। ठीक है, और ये जो कण थे ये ऋण आवेशित माने गए, क्योंकि ये धन छड़ की ओर गए, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, और जो इनका जो द्रव्यमान था वो नगण्य माना गया। तो ये कैथोड किरणों की खोज इस तरह से हुई। तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, गुणधर्म थी, हम उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। कि अगर हम यहाँ पे इस निर्वात नलिका के अंदर, ये जो निर्वात नलिका है इसके अंदर कोई वस्तु रख दें, ठीक है, तो इस वस्तु की छाया दिखाई देती है। यहाँ पर इस वस्तु की छाया दिखाई देगी आपको। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो कण है, ये जो कण है, ठीक है, ये हैवी होते हैं। ठीक है, इनका द्रव्यमान क्या होता है, नगण्य होता है। ठीक है, अगर यहाँ कोई हल्की सी पिन या चकत्ती रख दें तो वो घूमने लग जाती है। घूमने लग जाती है, इसका मतलब इनका द्रव्यमान तो है, भले नगण्य से, लेकिन द्रव्यमान होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे तीसरा पॉइंट देखो, अगर हम यहाँ पे निर्वात नलिका पर विद्युत क्षेत्र लगा दे, एक छड़ यहाँ पे लगा देते हैं प्लस वाली, एक छड़ लगा देते हैं यहाँ पे माइनस वाली। ठीक है बेटा, हम इस तरह से अगर यहाँ पे लगा दे तो जो ये किरणें हैं ये प्लस वाली छड़ की ओर क्या होती है, गमन करने लगती हैं। और प्लस वाली छड़ की ओर गमन करने के कारण ये पता चलता है कि साहब ये जो कण हैं वो ऋणावेशित होते हैं। क्या होता है बेटा, ऋणावेशित होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर हम यहाँ पे इस कैथोड किरण, ये जो निर्वात नली के अंदर जो गैस भरी हुई है, इस गैस के टकराने से, या जो ये कैथोड किरणें हैं, ये जब भी पात्र की दीवार से कहीं भी टकराती है तो फ्लोरेसेंट या चमक उत्पन्न करती है। ठीक है, यहाँ पर अगर बीच में धातु की कुछ पतली पन्नी रख दें तो उसको पारगमित कर जाती है, उससे बाहर निकल जाती है। यदि टंगस्टन की पतली परत रख देते हैं तो वहां से वो एक्स किरणें उत्पन्न करती है, उस धातु की पन्नी को गर्म कर देती है, मतलब कि इसमें वेग भी होता है। प्रत्येक किरणें जो हैं ये प्रकाश के वेग से गतिशील होती है। जिनका वेग होता है बेटा वो क्या होता है, प्रकाश का वेग होता है। प्रकाश के वेग से ये गतिशील होती है। ठीक है, तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो समझना भी है और बात भी करना। इट्स कोई इतना हार्ड नहीं है ना, बहुत ही इजी है बेटा। तो मैं इसमें और भी चीज समझा देता हूं
गैस में से जब हम इन्हें गुजारते हैं तो ये उस गैस को आयनित कर देती है क्योंकि इनके ऊपर चार्ज होता है। ठीक है बेटा, ओके। ये किरणें जो हैं ये यांत्रिक प्रभाव उत्पन्न करती है। इनके रास्ते में कोई यंत्र या कोई छोटी सी चक्ति या आलपिन रख दे तो वो घूमने लग जाता है। ठीक है, तो ये यांत्रिक प्रभाव भी उत्पन्न करती है। ठीक है, और उन्होंने फिर बाद में बताया कि इस पे जो आवेश होता है, ठीक है, वो आवेश -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। ठीक है, और इनका जो द्रव्यमान है तो बाद में जब मेजर किया गया तो बहुत ही कम नगण्य होता है। द्रव्यमान 9.8 इंटू 10⁻31 केजी किलोग्राम मापा जाता है। ये सब आप जानते हो, ठीक है ना, क्योंकि मैंने इनिशियली पार्ट में भी आपको ये समझा दिया था। चलो जी, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का E/m, जब वो E भी है और m भी है, ये m भी है, तो अगर E/m की बात करते हैं अपन यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन का E/m मतलब आवेश और जो द्रव्यमान है इसका जो अनुपात होगा वो होगा 1.75 इंटू 10⁸, 1.75 इंटू 10⁸। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, कूलम्ब बटा ग्राम। ठीक है, कूलम्ब बटा ग्राम, ये इसका क्या होगा, आवेश होगा इस पर। ठीक है, अब हम इसी के आधार पर बात करेंगे किसकी, प्रोटॉन की खोज की। तो बेटा ये आपको समझ में आया होगा, ये तीनों नाम ध्यान रखना। स्टोनी का नाम भी आता है, खोज किसने की और प्रारंभिक योगदान किसका रहा। ठीक है, चलो जी, अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोटॉन के खोज की। प्रोटॉन की खोज किस तरह से हुई थी, ठीक है, और किसने की थी। प्रोटॉन की खोज की थी यहाँ पर गोल्डस्टीन ने, और गोल्डस्टीन ने किस तरह से खोज की वो मैं आपको समझा देता हूं। पहले हमारा हेडिंग है प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज किस तरह से हुई, प्रोटॉन की खोज वो आपको थोड़ा सा समझना है। ठीक है, प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज में जैसे ही ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, इसी एक्सपेरिमेंट ने देखा कि जब कुछ पार्टिकल्स, देखो ये प्लेट है, एनोड और कैथोड, ठीक है, वही निर्वात पंप है, विद्युत विसर्जन है, सारी चीजें वही है। ठीक है, ये है निर्वात पंप, वही दाब 0.08 से 0.008 एम, ठीक है, वही उच्च विद्युत या उच्च एनर्जी, और यहाँ गैस भरी हुई है। जब उन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल्स क्या है कि एनोड से निकलकर, कैथोड से निकलकर एनोड की ओर जा रहे हैं, ठीक है, ये पार्टिकल्स का डायरेक्शन है, ठीक है, इस दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक छिद्रित पन्नी, छिद्र युक्त दीवार लगाने पर उन्होंने क्या देखा कि ठीक उसी प्रकार कुछ पार्टिकल्स भी यहां पर किससे, एनोड से निकलकर कैथोड की ओर जा रहे हैं, और इस किरणों को गोल्डस्टीन ने नाम दिया एनोड किरणें या धनावेशित किरणें। ठीक है, धनावेशित किरणें किसने नाम दिया बेटा, ये गोल्डस्टीन ने नाम दिया। ठीक उसी प्रकार जैसे कि इलेक्ट्रॉन जा रहे थे उसी प्रकार यहाँ पर ये प्लस वाली किरणें भी जा रही थी। चलो भाई, अब हम बात करेंगे यहाँ पे एनोड किरणों के गुण, क्या क्या गुण थे इसमें, ठीक है ना। तो एनोड किरणों के गुण के अंदर हम यहाँ पे थोड़ी सी बात कर देते हैं। देखो, ये किरणें धन आवेशित कण होते हैं, क्योंकि हम इस पर चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो ये विचलित हो जाती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र ठीक उसी प्रकार जैसे हमने उसमें विद्युत क्षेत्र लगाया था कैथोड किरणें में, उसी प्रकार हम यहाँ भी इसमें भी विद्युत क्षेत्र अगर अप्लाई करते हैं तो ये जो प्लेट है ये प्लस वाली है, ये जो प्लेट है ये माइनस वाली है, तो ये किरणें जो है माइनस छड़ की ओर क्या है मुड़ जाती है। इससे पता चलता है कि ये धन आवेशित होती है। ठीक है, ये धन आवेशित किरणें होती हैं। ठीक है बेटा, देखो, और अनेक कणों के लिए E/m का मान अलग होता है, तो इसके E/m का मान भी क्या है, अलग ही था। चलो, अगर हम बात करें इस पर आवेश की, तो आवेश आप जानते हो कि जो परमाणु है ये उदासीन होता है। उदासीन कब होगा, जब टोटल नेगेटिव चार्ज और टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस पर जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता था। ठीक है, तो ये प्लस में है और उधर माइनस में था, इससे ये बैलेंस हो गया। द्रव्यमान की बात करें तो इस पर द्रव्यमान है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम।
ये इसका द्रव्यमान था बेटा, ठीक है। चलो जी, यहां पर ये प्रोटॉन की खोज कंप्लीट हो गई। अब मैं कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेता हूं आपसे, है ना, क्योंकि ये तो छोटी चीजें हैं, जो मेन चीज है उसके बारे में बात कर लेता हूं। मैं आपको बता रहा था क्वांटम संख्याओं के मान निकालना, ठीक है। तो कुछ चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्वांटम संख्याएं और उनका मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए, आपको यहाँ पे क्या बताना है बेटा, आपको जो बताना है वो देख लीजिए। फ्लोरीन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताना है आपको, ठीक है। मैग्नीशियम के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताना है आपको, ठीक है। आपको सल्फर के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताना है आपको, और आपको यहाँ पर Mn मैग्नीज के लिए भी चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताना है। तो ये सारी चीजें अभी हम समझेंगे। और एक मैंने कहा था इंपॉर्टेंट चीज है फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना आना चाहिए 1s2 2s2 2p5। तो लास्ट जो है वो 2p5 है। चलो जी, तो ये 2p5 के लिए हमें यहाँ पे चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालने हैं, ठीक है बेटा। तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि n का मान कितना होगा 2, ठीक है। p के लिए l का मान फिक्स होता है बेटा, p के लिए l का मान कितना होता है 1। तो m का मान क्या होगा, यहां समझना पड़ता है यहाँ पे थोड़ा सा ना। m का मान कितना होगा, क्या होगा, ये देख लीजिए आप। p उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, px py और pz, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन हम कैसे बनेंगे बेटा, पहला इलेक्ट्रॉन हुंड को याद करेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा और पांचवा जा रहा है इस बीच वाले में, ठीक है। इसके लिए m का मान होता है -1, इसके लिए 0, इसके लिए +1। कहां गया, बीच में गया, तो m का मान क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ओके, तो s चक्रण क्वांटम संख्या का मान क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सीधे भर रहे हैं तो +½ और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भर रहे हैं तो -½। तो यहाँ पे s का मान क्या हो जाएगा -½ ये देखिए, फ्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान आपके सामने, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पे मैग्नीशियम की बात करेंगे। मैग्नीशियम, ठीक है बेटा, देखते जाओ आप एक एक। मैग्नीशियम के लिए या मैग्नीशियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान क्या होगा। मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक होता है बेटा 12, है ना। और अगर हम इसको डायरेक्ट लिखें तो ये 3s2 हो जाएगा। जब हम रेगुलर पढ़ते हैं तो वो चीजें हमारी प्रैक्टिस में आ जाती है, और प्रैक्टिस में आने के बाद आप उसको बड़े ही आराम से इजी वे में सॉल्व कर सकते हो, मतलब इसको आराम से समझ सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए 12 में देखिए n का मान कितना हो जाएगा 3, l द्विवंशी क्वांटम संख्या का मान s के लिए कितना होता है 0। अब l का मान 0 है तो m का मान भी स्वतः ही 0 होगा। अब यहाँ s का मान देखना है, s में 2 इलेक्ट्रॉन है, s कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। पहला क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो s का मान क्या हो जाएगा -½ दैट इज द सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर मैग्नीशियम एटम। मैग्नीशियम परमाणु के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान आपके सामने, समझ आएगा। चलो जी, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं s सल्फर के लिए। सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है बेटा 16। अगर हम यहाँ पे धीरे से लिखें 1s2 2s2 2p6 10 तो हो गए, 10 के बाद 3s2 12 और 4 16, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो देखो n का मान आपको पता है कि साहब 3 होने वाला है, l का मान आपको होता है 1 होने वाला है, m का मान आपको सोचना पड़ेगा, है ना। अभी भी जैसा मैंने आपको बताया है कि p उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, और तीनों कक्षक, तीनों में 4 इलेक्ट्रॉन बनने, तो 1 2 3, चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ पे आया, तो इसका मान क्या हो जाएगा बेटा -1 0 +1 होता है, तो m का मान क्या हो जाएगा -1। चक्रण क्वांटम संख्या का मान क्या हो जाएगा -½ ये आपके सामने है, समक्ष है, जिसको आप जानते भी हो, ठीक है बेटा। चलो जी, अब हम यहाँ पे आगे की बात करते हैं थोड़ी सी। चलो यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं थोड़ी सी, वो देखिए Mn मैग्नीज, ठीक है। मैग्नीज एटॉमिक नंबर 25, ठीक है। अब शॉर्ट में लिखना सिखाऊंगा आपको। 18 अक्रिय विन्यास है तो 18 तक तो लिख दो, 18 के बाद 4s2
20 कितने बचे 5, तो 3d5। लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है 3d के अंदर, ये ध्यान रखना है आपको। तो n का मान तो समझ में आ गया होगा 3 है, l का मान d के लिए 2 होता है बेटा, m का मान क्या होगा ये देखना है। ये d उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें गया, इसके लिए -2 -1 0 +1 और +2, तो यहाँ पे m का मान कितना हो जाएगा +2 और s चक्रण क्वांटम संख्या का मान होगा +12। ये देखिए समझिए आप, ये पूरे क्वांटम नंबर है। अब आपके लिए मैं यहाँ प्रॉब्लम क्लास लगाऊंगा बुधवार को, ठीक है ना, और उस दिन जो भी इस चैप्टर से संबंधित प्रॉब्लम है पूछना, और कल मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल।